नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में सियासी बेदारी पैदा करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी का जलसा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गर्म कपड़ों पर महंगाई की मार, अवाम की पहुंच से हुए दूर। और IHM श्रीनगर के तलबा तालिबात के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में पॉलिटिकल बेदारी पैदा करने के लिए कौम परस्त रहनुमा मुसलसल काम कर रहे हैं। ये लोग जगह जगह जाकर अवाम को बता रहे हैं कि उन्हें मिलजुल कर जद्दोजहद करनी चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक का आगाज करें तो उसके नतीजे बेहद शानदार हो सकते हैं। अब तक एक साजिश के तहत पाकिस्तान ने जानबूझकर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में आपसी दूरियां पैदा करने की कामयाब कोशिश की, लेकिन अब अवाम में बेदारी बढ़ी है और ये लोग मुख्तलिफ मामलात को अपने हुक्मरानों के सामने उठा रहे हैं और इसका जरिया बन रही है कौम परस्त जमात अवामी एक्शन कमेटी। तो इस तंजीम के जरिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अवामी एक्शन कमेटी और इसके सरबराह मौलाना सुल्तान रईस का नाम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। ये लोग मकामी जनता के हुकूक के लिए कई बार कामयाब तरीन तरीके से तहरीक का आगाज कर चुके हैं। अब सुल्तान रईस ने बीड़ा उठाया है गिलगित बल्तिस्तान में लगाए जाने वाले बेजा टैक्सेस, नाजायज बिजली के बिलात और कुदरती मदनियात पर पाकिस्तान के कब्जे के खात्मे का। आज हमारी हुकूमत अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है। अपने मफादात, अपने मराद, अपने अयाशियों के अलावा इनको कुछ भी नजर नहीं आता। इनको पैसे चाहिए, चाहे लूट मार के जरिए आ जाए, चाहे गरीब का पेट काट के आ जाए, चाहे गरीब की तालीम काट के आ जाए, चाहे गरीब का अस्पताल का बजट काट के आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हमेशा ही इस बात का मलाल रहता है कि उन्हें अपनी जिंदगी पाकिस्तान की गुलामी के साए तले गुजारनी पड़ रही है। इस गुलामी में रहने का उन्हें एक नहीं बल्कि बेशुमार खामियाजा भुगतना पड़ा है और आज तक भुगतना पड़ रहा है। जब भी इलाके के लोगों के जरिए तामीर और तरक्की की मांग की जाती है तो पाकिस्तान हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती, जबकि मकामी हुक्मरान और अवाम के नाम निहाद नुमाइंदे अपनी बेबसी और लाचारी का रोना लेकर बैठ जाते हैं। वैसे अपने अवाम का दर्द महसूस न करने वाले इन लीडरान के इस्लामाबाद में बैठे आकाओं को अगर छींक भी आ जाए तो ये उनकी खिदमत में फौरन गिलगित से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। अगर आपने नहीं करना है सिर्फ इमरान खान के दर में और उसके लॉन्ग मार्च में ही जाना है तो अवामी एक्शन कमेटी इंशाअल्लाह तुम उधर जाओ। मार्च के लिए, आजादी के लिए मैं इस गरीबों को लेकर, इस यतीमों को लेकर, इस बेवों को लेकर ढांचा पूरा करने के लिए, बिजली का बहाल करने के लिए चलो चलो गिलगित चलो कर 10 जुलाई से हमने बुलाना है और तुम्हारे दरवाजे पे हमने आपसे आजाद कराने के लिए हमने करने देना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान से परेशान हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का अड़ियल रवैया और यहाँ के मसाइल को जानबूझकर नजरअंदाज करना है। पाकिस्तान के जरिए सौतेले रवैये से मकामी हुक्मरानों की मुश्किलें भी दोबाला हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अवाम के बीच में उठना बैठना होता है। गिलगित बल्तिस्तान में कौम परस्तों, खासकर अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का मानना है कि ये इलाका कोई पाकिस्तान की जागीर नहीं बल्कि एक मुतनाज़ा खित्ता है जिसके मुस्तकबिल का फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान इसे अपना गुलाम मानता है, तभी तो बात बात पर मनमाने टैक्स और बिल थोप देता है। सूबाई हुकूमत ये वाज़ेह तौर पर यह फैसला
कर चुकी है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे टैक्सेस लगाना है और वो टैक्सेस की सूरत में आपसे कलेक्शन करेंगे, अपने तिजोरियों को भरेंगे। और ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि महकमा बिजली जो है वाटर एंड पावर के महकमे को बाकायदा तौर पे 3 अरब रुपए का टारगेट दिया जा चुका है और उनको ये कहा है कि इस साल आपने 3 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा कराना है। मुझे बताओ वो 3 अरब रुपए कहां से कटेगा, किसके जेब से निकलेगा और किसके जेब में चला जाएगा? याद रखो वो 3 अरब रुपया तुम्हारे जेबों से निकलेगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भले ही कुछ और मालूम न हुआ हो, लेकिन इतना तो 7 दहाइयों में जरूर पता चल गया है कि उन्हें अपना हक और आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। इसके लिए जमकर जद्दोजहद करनी होगी, कमर कसकर हर वक्त तैयार रहना होगा, मोर्चा बंदी और गोल बंदी करनी होगी, लोगों को अपने साथ जुटाना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसी तरह कुछ लोग मिलकर अकेले पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे वो सब्सिडी में हो, चाहे वो टैक्स की में हो, चाहे बिजली बिल की हो, चाहे वो फिरका वारियत फैलाने के लिए चंद अनासर की जो कोशिश है उसको खाद में मिलाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी 3 से पिलाई हुई दीवार के साथ कौम परस्तों की टोली मिलजुल कर अपना दायरा वसी कर रही है और छोटे छोटे प्रोग्राम मुनक्किद करके पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को मुत्तहिद कर रही है। ये कौम परस्त रहनुमा जिस लगन और मेहनत से अपने काम में जी जान से जुटे हैं और उन्हें लोगों का साथ भी मिल रहा है, उसे देखकर लगता है कि उनकी मुहिम जरूर रंग लाएगी। अफसोस सिर्फ इतना है कि अगर ऐसी जद्दोजहद पहले की जाती तो अब तक उनकी ये मुहिम कामयाब हो चुकी होती। गिलगित बल्तिस्तान से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर से बड़ी तादाद में टैलेंटेड स्टूडेंट्स होटल इंडस्ट्री में मुलाजमत हासिल कर रहे हैं। इन्हें पेशेवराना तरीके से आगे बढ़ाने में इस इदारे का काफी अहम तरीन किरदार रहा है, जहां के टैलेंटेड शेफ और दूसरे स्टाफ मुल्क के बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में मुंतखब भी हुए हैं। लेकिन इसके लिए अब तक इन्हें मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाकर टेस्ट और इंटरव्यू देने पड़ते थे। लेकिन इस साल पहली बार IHM श्रीनगर के तलबा तालिबात के लिए यहीं पर रिक्रूटमेंट ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसे लेकर तालिबे इल्म भी बेहद पुरजोश दिखाई दिए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है IHM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए IHM श्रीनगर की जानिब से पहली बार रिक्रूटमेंट ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस ड्राइव से पहले इन्हें जॉब इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़, दिल्ली और दूसरे सूबों तक आना जाना पड़ता था, लेकिन इस रिक्रूटमेंट ड्राइव से इन्हें जॉब को लेकर तैयारी करने का पूरा मौका मिला। जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं एट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट फॉर डिफरेंट कोर्सेज, बी इट 1.5 year डिप्लोमा और 3 years प्रोग्राम विच इज नोन एज BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर दे कंप्लीट देयर डिप्लोमा एंड डिग्री कि वो प्लेस हो जाएं अच्छे ब्रांड्स के साथ, बी इट रिटेल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज सच। तो हमारा ये इनिशिएटिव थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है और करंटली जो हमारा 3rd year का बैच है, करंटली दे आर इन देयर 5th semester। हमने अपना प्लेसमेंट ड्राइव ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। किसी भी रिक्रूटमेंट के अमल में उम्मीदवारों का इंतखाब, उम्मीदवार की तालीम, जॉब प्रोफाइल को लेकर उसके काम करने में अब तक के तजुर्बे और पेशा वराना ख्यालात पर मुनहसिर होता है। यहाँ भी इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए रिक्रूटर्स ने तालिब इल्मों को खूब जांचा परखा। इसके लिए 3 रुकनी पैनल ने एक एक करके सभी के डॉक्यूमेंट चेक किए और मौके पर ही इंटरव्यूज लिए। काबिल गौर है कि मुंतखब तालिब इल्म अपने कैरियर को सेट करने में इंस्टीट्यूट की मुस्बत कारकर्दगी को बड़ी वजह मान रहे हैं,
جس کی مدد سے انہیں یہیں سے ملازمت حاصل کرنے کا بہترین موقع ملا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت گرو کی بات ہے کہ یہ جو CLD گروپس ہے، ڈیلیگیشنز ہے، یہ کشمیر خود آئے ہیں آج پہلی بار۔ اس سے پہلے ہمیں چندی گڑھ جانا پڑتا تھا، ہمیں بنگلورو جانا پڑتا تھا ہمارے OCLD انٹرویوز کے لیے، بٹ جو کہ آج پہلی بار آئے، اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کام کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں، سب سے بیسٹ، ون آف دا بیسٹ فائنسٹ ہوٹلز اکراس دا کنٹریز ایون فرام ابراڈ۔ IHM سری نگر میں پڑھنے والے طالب علم مستقبل میں بڑے بڑے ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس چین میں سلیکٹ ہو سکیں، اس کے لیے انہیں ہاؤس کیپنگ، کوکنگ، فوڈ اینڈ بیوریجز کے 4 الگ الگ پروفیشنل کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ریگولر کورس کے ساتھ ہی قلیل مدتی کورس بھی ہوتے ہیں۔ ہوٹل انڈسٹری کے ماہرین کی جانب سے انہیں سبھی کورسز کی تمام چھوٹی بڑی باریکیاں سکھائی جاتی ہیں۔ ایسے میں کورس کے آخری مرحلے کے دوران کالج انتظامیہ کے جاب پلیسمنٹ سے طالب علم کافی خوش ہیں۔ بہترین اپرچونٹی ہے ٹورزم اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ ہمیں جانا پڑتا تھا کہ باہر انٹرویو لینے جانا پڑتا تھا، اور وہ بھی خود کے پیسوں سے، اور وہاں پہ کالج کا کچھ معاملات نہیں تھا، تو اس لیے کہ یہ جو ڈرائیو ہے کالج نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا، یہ ڈرائیو کرایا، اور اسٹوڈنٹ کو بہت سارا فائدہ ملا اس سے، اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھ لیں گے کہ ایسی ڈرائیو چلتی رہے اور اسٹوڈنٹ کو فائدہ ملے۔ سری نگر کی شناخت دنیا کے سیاحتی نقشے میں سیر و تفریح اور مہمان نوازی کے لیے مشہور و معروف ہے۔ ایسے میں ہوٹل اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں کیریئر بنانے کے خواہش مند امیدواروں کے لیے سری نگر میں شروع کی گئی یہ پہل یقینی طور پر مستقبل میں سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ مقامی رہنما راجہ سرفراز خان کی گرفتاری کے خلاف مظفر آباد میں احتجاج ہوئے۔ ان کی گرفتاری پاکستانی آرمی والوں کے سامنے لڑکیوں کو پیش کرنے کے خلاف آواز اٹھانے پر ہوئی تھی۔ سرفراز نے لڑکیوں کے جنسی استحصال کو روکنے اور یونیورسٹی کے بدعنوان افسروں کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں نوکریوں میں کمی اور اکیڈمک پریشر کی وجہ سے خودکشی کے معاملوں میں سال 2021 کے مقابلے اس سال 2 گنا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انفارمیشن اینڈ PR J&K نے ٹویٹ کیا ہے کہ #پروگریسنگ JK ITI سامبا کی جانب سے PM نیشنل اپرینٹس شپ میلہ 2022 کا اہتمام کیا گیا۔ DC نے ITI سامبا کے اس میلے کے ذریعے نوجوانوں کو بیدار کرنے اور اس منصوبے کے تحت رجسٹر کروانے کے تئیں مثبت اقدامات کی تعریف کی ہے۔ احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ موسم سرما کے دوران گلمرگ پہنچنے کے راستے کا ایک خوبصورت نظارہ۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ 41ویں انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر نئی دلی میں J&K پویلین کے ذریعے مقامی دستکاری کو فروغ دینے کا کام کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیریوں کو اپنے مقصد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ منافرت کے نظریے سے دیکھیں تو اچھا کام بھی الٹا ہی دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہی حال پاکستان اور اس کی بولی بولنے والے PTV چینل کا ہے۔ اس کی مثال PTV میں نشر خبروں سے مل جاتی ہے۔ حالیہ خبر میں چینل نے علیحدگی پسند حریت رہنما کے حوالے سے بھارتی حفاظتی عملے پر تنقید کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیریوں کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی ہیں۔ آئے روز PTV اپنی خبروں میں ان لوگوں کی باتوں کو طول دینے میں لگا ہوا ہے جنہیں نہ تو کشمیری عوام سے تعاون حاصل ہے اور نہ ہی عوام کی فلاح و بہبودی کا کوئی سیاسی تجربہ ہے۔ جہاں تک بات بھارتی فوج کی ہے تو مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بچہ بچہ بھی اس سچائی سے واقف ہے کہ بھارتی فوج سے بڑا اور ان سے سچا ہمدرد کوئی اور نہیں ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سردی بیتتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔
सर्दी से बचने के लिए आवाम को गर्म कपड़ों का सहारा है, लेकिन नए गर्म कपड़े खरीदना बेशतर आवाम के कुव्वत खरीद से बाहर है। इसलिए लोग मजबूरी में सस्ते कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जगह जगह सस्ते कपड़ों का बाजार सज चुका है, लेकिन अफसोस लोग बाजार का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के चलते यहाँ भी उनकी जरूरत बमुश्किल पूरी हो पा रही है। आवाम पूछ रहे हैं कि जब पुराने कपड़े भी उनके बजट से बाहर हो चले हैं तो ऐसे में वो कहां जाएं। इन सब के बीच यहाँ के दुकानदारों पर रिश्वतखोर बल्दिया का चाबुक चला है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा दुकानदार तो ये इलाका ही छोड़कर कहीं और चले गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आवाम को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सस्ते मसनूआत पर मुनहसिर होना पड़ता है। खाने पीने का सामान तो कभी कदा ही सस्ता मिलता है, लेकिन कपड़ों के लिए अक्सर ये फुटपाथ पर सजे पटरी बाजार या फिर पुराने कपड़े बेचने वाली दुकानों पर जाने को तरजीह देते हैं। ऐसे वक्त में जब सर्दियां आ चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि पुराने गर्म कपड़ों की मांग तेज हो गई है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क ये देखने को मिल रहा है कि जब आम लोग फुटपाथ मार्केट, जिसे मकामी जुबान में लंडा बाजार भी कहते हैं, वहां जा रहे हैं तो उन्हें यहां भी महंगे दामों पर कपड़े खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। हम आए थे इधर बच्चों के लिए ये लंडा खरीदने के लिए, तो पिछले साल तो थोड़ा कम था, तो इस साल निस्बत ज़्यादा है कीमत इनकी। तो अभी गरीब लोग के जनाब अली तो कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, खर्चा नहीं पूरा हो सकता है, तो अभी बच्चों के कपड़े किधर से लाते, नो किस दुकान पर खरीद नहीं सकते। अभी लंडा का माल था तो ये भी महंगा है। बात अगर मुजफ्फराबाद की करें तो इस बार बड़ा फर्क ये भी देखने को मिल रहा है कि कस्टमर्स बेहद कम नजर आ रहे हैं। जो खरीदार यहाँ हैं भी वो कपड़ों के रेट सुनते ही उल्टे पांव लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी सर्दी इन्हें बिना गर्म कपड़ों के ही गुजारा करना पड़ेगा। वैसे ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि मौसम सरमा के दौरान जरूरी मसनूआत की कीमतें दोगुनी हो जाया करती थीं, लेकिन इस बार महंगाई की आंच पुराने कपड़ों तक भी पहुंच चुकी है। आम लोगों का कहना है कि इस बार कपड़े भी फटे पुराने मिल रहे हैं, जिस वजह से लोगों का भरोसा बरसों पुराने इस बाजार से खत्म हो रहा है। हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को और अपने आप को सर्दी से बचा सकूं। ये तो उसकी अपनी गुंजाइश तक है कि वो कहां से खरीदता है। ज्यादातर लोग जो हैं वो लंडे का रुख करते हैं, क्योंकि बाजार से चीज खरीदनी इंतहाई मुश्किल काम है। बाजार में आप जो चीज आपको 1000 रुपए की मिलेगी, वो अगर लंडे में आप चले जाएं आपको 300, 400 या 200 में भी मिल सकती है। तो इस तरह बाजार से खरीदना इंतहाई मुश्किल काम है। हालांकि एक तरफ ग्राहक परेशान हैं तो दूसरी जानिब दुकानदार ये कह रहे हैं कि इस बार वे लोग थोक बाजार से महंगा सामान खरीद कर ला रहे हैं। ऐसे में उनके लिए तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा यहाँ बल्दिया वाले अक्सर फुटपाथ को खाली कराने के नाम पर छापेमारी कर रहे हैं और दुकानदारों का सारा सामान जब्त कर रहे हैं। जो दुकानदार इन्हें रिश्वत की रकम हमेशा तय वक्त पर देता है, उसे पहले ही बता दिया जाता है कि इस वक्त छापा पड़ेगा, इसलिए वो उस दिन पटरी पर अपनी दुकान ही नहीं लगाता। हम 2005 से सारी तरी काम कर रहे हैं। इसे गंदे भी चादर बेचते। सुबह हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो गया कि गंदे से माल छीन के लेके गए। सुबह उन्होंने बुलाया, दफ्तर भी पूरा दिन गुजार के अभी माल नहीं मिले, तो नमाज भी गया। साथ मेरे साथ 10-12 आदमी और, उन बेचारों की भी यही हिसाब था। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? एक महंगाई है, हम किधर जाए? मुझे एक रास्ता बताइए कि एक बंदा 18 साल 19 साल से काम कर रही, हमें बच्चों के क्या खिलाने? आखिर मेरे भी छोटा छोटा बच्चा है, क्या चोरी करे, डाके मारे? खुदा वास्ते इतना जुल्म न करे कि जाके माल लेके जाएगा, उसको तो बेचारों को माल वापस मिले, वो अच्छी बात है। ये न होगा माल जाके कोई चोरी हो जाते, आधा माल गंदा हो जाता, आधा माल गाड़ी में चले जाते। जी सर, ये बात जो है ना, इस बात का मैं बहुत अपील है सर, ये मेहरबानी करें। गरीब दुकानदारों को अगर फुटपाथ से हटाना है
तो उन्हें दूसरी जगह अलॉट करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर किसी को सिर्फ किसी तरह से पैसे कमाने से मतलब है। आवाम की तकलीफों से सरोकार तो जैसे खत्म ही हो गया है। आए दिन लंडा बाजार में हो रही छापेमारी की वजह से पुराने कपड़ों का रेट भी बढ़ गया है, क्योंकि डर के मारे कपड़े बेचने वालों की तादाद सिमट कर गिनती की रह गई है। काफी दिनों से तजावजात का मामला चल रहा है, लेकिन तजावजात के नाम पे लूट मार शुरू है। मनपसंद लोगों को रेहड़ियां नहीं उठवाई जाती, जो उनको पैसे देते हैं इंस्पेक्टरों को या जो आगे लोग आते हैं पैसे लेके जाते हैं सवार। ये गरीब लोग हैं पठान या और जो हमारे लोकल लोग हैं, उनके साथ इनका रवैया मुख्तलिफ है। जिनके से पैसे लेते हैं उनके साथ इनका रवैया मुख्तलिफ है। उनको पहले से काल के बता देते हैं कि हमारे इंतजामिया आ रही है, आप अपना सामान उठा लें। और जो लोगों पैसे नहीं देते या गरीब लोग हैं, उनके सामान उठा के गाड़ियों में डाल के महकमे के सामने जो अपनी रिपोर्ट ठीक करते हैं कि जी हमने ये सामान उठा के ले आए। महंगाई की मार सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि रोजमर्रा का हर सामान आवाम की पहुंच से बाहर हो चला है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि जैसे वो अपनी दीगर मांगों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, वैसे ही उन्हें महंगाई के लिए भी सड़कों पर उतरकर एहतजाज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर सर्दियों में मुश्किलात होती है तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी भी तो हुकूमत की ही बनती है। आखिर लोगों की परेशानियों का हल निकालने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का जुनून छाया हुआ है। इसके लिए आए रोज फिल्म बनाने के तरीके सीखने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद होते रहे हैं। फनो सकाफत से वाबस्ता टैलेंट को निखारने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की तरफ से भी मुस्बत सरगर्मियां जारी रखी गई हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय फौज का ऐसा ही एक प्रोग्राम जिला उधमपुर में भी मुनक्किद किया गया, जो फिल्म मेकिंग के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बड़ा मौका बनकर सामने आया। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क और अवाम की हिफाजत में भारतीय फौज हमेशा मुस्तैद रहती है, लेकिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ हिफाजती अमले की जानिब से मकामी नौजवानों के पोशीदा टैलेंट को सबके सामने लाने में हर तरह से मदद की जाती रही है। इसके लिए वक्तन फवक्तन रक़्स व मौसीकी और टैलेंट हंट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जैसा कि हालिया रोज जिला उधमपुर में शॉर्ट फिल्म मेकिंग को लेकर हिफाजती अमले की जानिब से दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल नामी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। हमारी कोशिश है कि JNK के यूथ को प्लेटफॉर्म्स मिले। इसके पहले हमने साउंड, म्यूजिक, पेंटिंग जैसे मीडियम्स को सामने लाया था। अब हम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के जरिए फिल्म बनाने के एक प्रक्रिया को जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को के सामने लाना चाहते हैं। बॉलीवुड और हिंदुस्तान के बड़ी फिल्म फ्रेटर्निटी को ला करके इनके अंदर के टैलेंट को पनपना चाहते हैं, और हमें ज़रूर उम्मीद है कि इसके अंदर के इस माध्यम के जरिए इनके अंदर की छिपी हुई स्टोरीज और JNK के यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी कहानियां सामने रखने के लिए, साथ ही हो सके तो इसका एक करियर बनाने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के ऐसे नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था जो अपनी बात और जज्बात को सबके सामने लाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस संत में शॉर्ट फिल्म से बेहतर जरिया भला और क्या हो सकता है, जिसमें कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बातों को मंजर आम पर लाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि इम्तियाज अली, सारा खान, राहुल मित्रा, राहत काज़मी और फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ लोगों से सजे इस फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवान फिल्म मेकर्स ने ऑनलाइन और ऑफलाइन शिरकत की। इस मौके पर फिल्म दुनिया के नामवर लोगों ने फिल्म शायकीन को फिल्म मेकिंग की तमाम जानकारियां दी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जब सोचिए आप इंडियन आर्मी खुद साथ खड़ी है, फिर किस चीज का डर है। आगे बढ़ो, बस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी। साथ में बस अपना काम पे ध्यान रखो और दिल से काम करो जो भी करो।
उधमपुर में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए इन्हें तयशुदा मौज़ूआत पर 5 से लेकर 15 मिनट तक अपनी शॉर्ट फिल्म ऑनलाइन 10 दिसंबर तक जमा करानी होगी। इस फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले के दौरान इन्हीं में से 3 बेहतरीन फिल्म मेकर्स को इनाम से नवाजा जाना तय किया गया है। इसके अलावा टॉप 3 फिल्म मेकर्स को फिल्म सनत के मारूफ हिदायतकारों के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। इसी वजह से इफ्तिताही तकरीब में आए स्कूली तालिब इल्म भी फिल्मों में काम करने की बात करते नजर आए। It was motivating. I didn't have a dream to become a filmmaker, but then after looking at this program, I feel like I can also become a filmmaker. This was motivating. This was a one-time experience. I really recommend everyone, if they get a chance, they should surely come to this place and watch this program. मुझे इधर आके बहुत इंस्पायरेशन मिली, मोटिवेशन मिला और ऐसे दिल मांगे मोर एक टॉपिक है, उस पे हमने इतना अच्छा मतलब सर को, नेशनल लेवल के डायरेक्टर्स सारा मैम को देखा, अली सर को देखा, तो उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली। फिल्मों के तय जम्मू कश्मीर के नौजवानों में काफी दिलचस्पी है, जिसे बढ़ावा देने के लिए इससे कबल भी हिफाजती अमले की जानिब से एक्टिंग, फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन से मुताल्लिक प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता रहा है। ऐसे में इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से आने वाले वक्त में इन सभी नौजवानों को फिल्मी दुनिया में कदम रखने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।